तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट क्लास है आज, इसमें हम पढ़ रहे हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब है, जैसे बाइनोमियल बाई मतलब 2 होता है, जब 3 आएगा तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा आएगा बेस में टर्म्स तो उसको हम मल्टीनोमियल बोलते हैं। मल्टीनोमियल के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? मल्टीनोमियल के लिए फॉर्मूला तक पहुंचने के पहले अपन बाइनोमियल का एक एक्सपांशन मैं आपको फॉर्मूला में लिख के बताता हूँ और उसी से कंपेयर करके मल्टीनोमियल तक आपको पहुंचाऊंगा। सबसे पहली बात, जब आपने x प्लस ए रेज टू दी पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा था, बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए रेज टू दी पावर n, ये आपने लिखा था सिग्मा r का वैल्यू फ्रॉम 0 टू n एन सी आर। यहाँ पर अपन एन सी आर का वैल्यू डाल देते हैं, which is n factorial upon n minus r factorial into r। फर्स्ट टर्म पे पावर n माइनस r का, सेकंड टर्म पे पावर r। फिर भी बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन की सबसे पहली क्लास में आपने यही एक्सपांशन देखा था। नाउ इफ इन दिस एक्सपांशन इफ वी सपोज n माइनस r, इसको मैं यदि s ले लेता हूँ, if we suppose n minus r equals to s, then this expansion becomes, देखिए n minus r को s लिखा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि r plus n बराबर r plus h बराबर n। न्यूमरेटर का n फैक्टोरियल रिमेन्स एज सच, डिनोमिनेटर में n minus r को आपने s सपोज किया है तो s फैक्टोरियल r फैक्टोरियल x पे पावर n minus r मतलब s और a पे पावर r। इस एक्सपांशन को आप ऐसा भी देख सकते हैं, और इस एक्सपांशन में जो आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पढ़े हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपांशन है, आपने पढ़ा है n प्लस 1 c1, क्योंकि n प्लस 1 इंडेक्स से एक ज्यादा टर्म, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बाइनोमियल के लिए आपने देखा। बाइनोमियल एक्सपांशन को अभी तक आप ऐसे पढ़ते थे, लेकिन अब मेरे को जब ट्राइनोमियल पे या मल्टीनोमियल पे पहुंचना है तो मैं अब इसी फॉर्मूला को ऐसा ही देता हूं। तो जैसा कि यदि आप मतलब अब यदि आपके पास जैसे ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं बेस में और उस पे इंडेक्स n का दिया है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। ट्राइनोमियल के लिए यदि इसी बात को आपको लिख के बताऊं तो ट्राइनोमियल में यदि आप इससे कंपेयर करोगे, 2 है तो यहाँ पर 2 बातें आई। यदि इफ वी टेक ट्राइनोमियल x प्लस वाई प्लस जेड, अब इसका आपको एक्सपांशन लिखना है तो इसको अपन लिखेंगे सिग्मा r1 प्लस r2 प्लस r3 बराबर है, यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ पर 3 वैल्यू आएंगी, और ये क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर r और s का फैक्टोरियल था, यहाँ पर इन तीनों का फैक्टोरियल आएगा, और फर्स्ट टर्म पे पावर आप लिखते हैं s का है, ऐसे यहाँ पर 3 टर्म है तो x पे पावर r1, y पे पावर r2 और z पे पावर r। दिस इज द एक्सपांशन फॉर ट्राइनोमियल। यदि आपको माइक ट्राइनोमियल दिया है, बेस में 3 टर्म दिए हैं और उसका एक्सपांशन लिखना है, तो इस तरीके से बाइनोमियल से कंपेयर करके हमने ट्राइनोमियल लिखा। अब मैं मल्टीनोमियल 4 के लिए लिखूंगा और फिर डायरेक्ट उसको जनरलाइज अपन कर देंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यदि मैं देखूं
In this case, total number of terms जो होते हैं is n plus 2c। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ n plus 1 c1 होता है, यहाँ पर n plus 2 c2 होंगे, और ये ट्राइनोमियल है एंड दिस इज द एक्सपांशन ऑफ ट्राइनोमियल। जब भी किसी ट्राइनोमियल का एक्सपांशन लिखना है तो n फैक्टोरियल अपॉन तीन क्वांटिटीज आएंगी, और इन तीन क्वांटिटीज का खासियत ये है कि इन तीनों का सम r1 r2 और r3 का सम इस n के बराबर होना चाहिए, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म के पावर लगा। जैसे मान लो अब मैं मल्टीनोमियल में चार टर्म बेस में लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो तीसरा एक्सपांशन वी हैव टू राइट द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल पावर n। So now this can be written sigma r1 plus r2 plus r3 plus r4 equals to n factorial upon r1 factorial into r2 factorial into r3 factorial into r4 factorial, और x पे पावर r1 का, y पे पावर r2, z पावर r3 एंड w पावर r4। और यदि हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन इज n plus 3c3। ठीक, कम आता है। यदि 4 दिया है आपको तो 3 आएगा, 3 दिया है तो 2 आएगा, और 2 टर्म दिए हैं बाइनोमियल है तो 1 आएगा यहाँ। तो ये मल्टीनोमियल यहाँ से शुरू हो गया। अब मैं इसको डायरेक्ट, यदि हमारे पास बेस में m टर्म्स हैं तो मैं m के लिए डायरेक्ट इसको जनरलाइज करके लिख रहा हूँ अगले पेज पर। फिलहाल इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाइनोमियल से कंपेयर करके ट्राइनोमियल लिखा, ट्राइनोमियल को देखते हुए मल्टीनोमियल के अपन आ गए। सर टोटल नंबर टर्म्स बताना और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। यदि बाइनोमियल दिया है, बाई मतलब 2, तो यहाँ पे 2 से एक कम आएगा, 1 आएगा। ट्राइनोमियल है, यदि 3 टर्म्स हैं तो यहाँ 2 आएगा, और मल्टीनोमियल में 4 टर्म्स हैं यदि बेस में तो फिर 3 आएगा। जितने बेस में टर्म्स होते हैं उससे एक कम आता है, बस इतना आपको याद रखना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले पेज पर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। चलिए, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। इसी बात को जनरलाइज करके लिखते हैं यदि, तो इन जनरल मल्टीनोमियल देखते हैं। तो अब हमने बेस में n टर्म्स ले लिए, x1 x2 x3 xn। x1 प्लस x2 और अप टू xn। बेस में n टर्म्स लिए, इंडेक्स n का, दिस इज सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल into r2 फैक्टोरियल और अप टू rm फैक्टोरियल। जितने यहाँ पर टर्म्स हैं उतने यहाँ पर r1 r2 r3 rm है, और फिर आगे आप लिखते हो फर्स्ट टर्म पे पावर, मतलब x1 पे पावर r1 into x2 पे पावर r2 और अप टू xn पे पावर rm। वेयर, यहाँ पर एक बात और लिखते थे, जगह कम है तो उसको नीचे लिख देते हैं, वेयर
ये रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। इन सभी का सम R1 प्लस R2 अप टू Rm का जो सम है वो इंडेक्स n के बराबर है। और यदि आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस मल्टीनोमियल इज इक्वल्स टू m है यहाँ पर तो एक कम आता है, मतलब m माइनस वन सी m माइनस, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर m टर्म्स आपको दिए। तो जो अभी हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लिखा था, जब बेस में दो टर्म थे बाइनोमियल, तीन टर्म थे ट्राइनोमियल, चार थे मल्टीनोमियल, चार से मल्टीनोमियल शुरू हो जाता है, तो उन तीनों को देख के इसका जनरलाइज्ड वर्जन ऐसा हो। इसी में आप m की जगह दो डालोगे तो बाइनोमियल, तीन डालोगे तो ट्राइनोमियल मिल जाएगा आपको। तो सारा कुछ आप यहीं से निकाल सकते हो। प्रीवियस पेज पे जो आपने फॉर्मूले पढ़े, सारे फॉर्मूले आप इसकी हेल्प से ला सकते हैं। और अब यदि मैं इसका जनरल टर्म, इस एक्सपेंशन का आपसे पूछूं, जनरल टर्म जिसको अपन r प्लस वन एट टर्म बोलते हैं, तो जनरल टर्म आप देख रहे हो ये जनरल टर्म ही लिखा हुआ है, तो अपन उसको बस नीचे मेंशन कर देते हैं कि इधर जो जनरल टर्म होगी वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन, जिसका आप जनरल टर्म को वहां पर पढ़ते थे NCR, x पावर n माइनस आर ए पावर आर, तो जनरल टर्म होता था। ऐसे ही यहाँ पर जनरल टर्म यहाँ पर ये है n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल और अप टू Rn फैक्टोरियल x1 पावर R1 x2 पावर R2 और अप टू xn पावर। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस मल्टीनोमियल। तो इस तरीके से मल्टीनोमियल के लिए ये फॉर्मूला है। इतनी बात में if you face any difficulty तो आप उसको पूछें। चलिए, तो एक आध क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसका थ्योरी का छोटा सा दो फॉर्मूले और है, वो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मैं ही करता हूँ सॉल्व, आप देखिए। क्वेश्चन है इन एक्सपेंशन ऑफ टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड होल रेज टू द पावर 10, the coefficient of x square y पावर 5 और z पावर 3, ये क्या होगा? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 पावर 2 3 पावर 3, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 पावर 3 3 पावर 2, and the last option is 10 factorial into 2 power 2 3 power 2. Which option is correct? So this is the utilization of the concept, और इस concept का मैं solution आपको बताता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है, और उसमें आपको इस पर्टिकुलर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो आपको ट्राइनोमियल का एक्सपांशन लिख के बताया था, तो वही एक्सपांशन से अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन अगले पेज पर अपन लेके जा रहे हैं। तो देखेंगे
पेज नंबर 3। तो अब आपने ट्राइनोमियल में जो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा था, यहाँ पर x की जगह 2x, y की जगह पर y और z की जगह पर 3z लिखा। तो और इसका आपको कोएफिशिएंट निकालना है। तो आप जो जनरल टर्म लिखा करते थे सॉल्यूशन में, तो वहां पर जनरल टर्म होता था, वो होता था n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 3 है। और फर्स्ट टर्म पे पावर r1 का, सेकंड टर्म पे पावर r2 का, और थर्ड टर्म पे पावर r3। ये इसकी जनरल टर्म। और वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y पावर 5 और z पावर 3। जब आपको ऐसा बनाना है तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर x पावर मेरे को 2 चाहिए, मतलब r1 का वैल्यू मैं 2 लूंगा, r2 का वैल्यू मैं लूंगा 5 और r3 का वैल्यू मैं लूंगा 3। और आप देख रहे हो इन तीनों का जो सम है वो इंडेक्स के बराबर है। जो आप यहाँ पे सामने रिस्ट्रिक्शन डालते थे कि r1 प्लस r2 प्लस r3 बराबर n होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ पर, तो ये कोएफिशिएंट बनेगा वेयर r1 की वैल्यू, क्योंकि हमको x पावर 2 चाहिए, तो r1 को मेरे को 2 लेना पड़ेगा, तब x स्क्वायर बनेगा। तो r1 का वैल्यू 2, r2 का वैल्यू y पे पावर 5 चाहिए और r3 का वैल्यू z पे पावर 3 चाहिए। तो ये 3 वैल्यू और ये अपनी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि r1 प्लस r2 प्लस r3 बराबर n। ये वेरीफाई हो गया। सो देयरफॉर आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना था। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2, y पावर 3, z y पावर 5 एंड z पावर 3 इज इक्वल टू, अब इसका कोई, जब आप r1 की जगह पर 2, r2 की जगह 5 और r3 की जगह पर 3 डालेंगे तो आपको इसका कोएफिशिएंट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट? n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, 10 हमारा 10 डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म 2 पे पावर r1 का, 1 पे पावर 5 और r3 मतलब 3 पे पावर 3। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे then you get your answer. The correct answer is second. This is the correct option of this question. अब आपको कहीं कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। तो ये फाइनल आंसर है इसका। टेक द तो स्क्रीनशॉट। कंडीशन कौन सी चेक की और एक बार बताइए ना। क्या बोले? अपन ने कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई की है? कंडीशन ये होती r1 प्लस r2 प्लस r3 बराबर n, n यहाँ पर 10 इंडेक्स के बराबर। तो जो आपको अभी मैंने एक्सपांशन लिखाए थे सबसे फर्स्ट पेज पे, उसमें जो ट्राइनोमियल बनाया था वो ट्राइनोमियल आपने ऐसा ही लिखा हुआ है सिग्मा के अंदर। उसमें बस ये आपने इस जगह पर x, इस जगह पर y और इस जगह पर z लिखा है। अब आपको x y z के साथ साथ कोएफिशिएंट दे दिए। x की जगह 2x दे दिया क्वेश्चन में, y की जगह y ही दिया है और z की जगह 3z लिखा है बस। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपके पूरे ध्यान में आ जाएगा। So take the screenshot. Moving on to page number 4. तो क्वेश्चन और करके फिर आगे चलेंगे, एक दो फॉर्मूला और आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अब ये तो इजी क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स
total number of terms in 2x minus 5 plus 4z power 12 कितने आए? आपके ऑप्शन है 90, 91, 30 या फिर नन। Which one is correct? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हो ट्राइनोमियल है और इंडेक्स मेरा n की वैल्यू 12 है यहाँ पर। तो आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इट इज n प्लस 2। n हमारा 12 है, 12 प्लस 2c2 मतलब इट इज 14c2। 14c2 आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? 14 into 13/2 दिस इज 91। सेकंड ऑप्शन करेक्ट, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 91 टर्म्स होंगे इस ट्राइनोमियल के एक्सपेंशन में। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का कैलकुलेट। तो मैंने ट्राइनोमियल पे आपको एक कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन कराया, ट्राइनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म्स बनाए। एक और क्वेश्चन आप देखिए, फिर अपन थ्योरी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उन पर दो क्वेश्चन बताए। एक और क्वेश्चन है, हियर यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x power 3 y power 4 z power 5 in expansion of xy plus yz plus zx whole power 6। आपके ऑप्शन है 120, 20, 30 या फिर 60। Which one is? अगेन सेम क्वेश्चन है जो ट्राइनोमियल आपको बताया था, बस अब उसमें हुआ ये है कि आपको x y z की जगह x y y z और z x ये तीन टर्म दी। तो कैलकुलेशन आप बिल्कुल अपनी सेम रखिएगा। देखिए बताता हूँ आपको करके। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। फर्स्ट टर्म पे पावर एक्स वाई पे पावर r1 का, सेकेंड टर्म पे पावर r2 और थर्ड टर्म पे पावर r3 का। और एक रिस्ट्रिक्शन है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 इसका वैल्यू इंडेक्स n के बराबर है। ये अपना जनरल टर्म है, ये आप पहले जाके देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे। अब यदि वी हैव टू फाइंड इसका कोएफिशिएंट, आप यदि यहाँ पर x की पावर को, y की पावर को, z की पावर को कंपेयर करेंगे तो n की जगह पर तो हमारा इंडेक्स 6 का है, दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। यहाँ x पे नेट पावर क्या है? यहाँ x पे पावर r1 है, यहाँ r3 है, तो x पे पावर बन जाएगा r1 प्लस r3। y पे पावर बन जाएगा r2 प्लस r1 और z पे पावर हो जाएगा r2 प्लस r3। अब आपको कोएफिशिएंट इसका फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर r1 प्लस r2 की जगह मेरे को 3 चाहिए, r1 प्लस r2 की जगह पर 4 चाहिए और r2 प्लस r3 की जगह पर 5। तो इनसे r1 r2 r3 का इंडिविजुअल वैल्यू आता है, तो आप तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3 का वैल्यू 12 आएगा। मतलब इस इक्वेशन से r1 प्लस r2 प्लस r3 की वैल्यू 6 आती है
एंड नाउ दिस इम्प्लाइज यदि R1 प्लस R2 प्लस R3 6 है, तो मैं यदि इसमें R2 प्लस R3 का वैल्यू 5 डालूंगा तो R1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब मैं इसमें R1 प्लस R3 की वैल्यू 3 डालूंगा तो R2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अब मैं इसमें R1 प्लस R2 का वैल्यू 4 डालूंगा तो R3 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये है R1 R2 R3 की वैल्यू। सो नाउ जब आप R1 R2 R3 की ये वैल्यू डालोगे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा इस एक्सपेंशन में 6 फैक्टोरियल अपॉन इन तीनों का फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और ये तो पूरे x की पावर बनेगी। यहाँ R1 प्लस R3 लिखोगे तो R1 प्लस R3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये x पावर 3 बन जाएगा, ये y पावर 4 बन जाएगा, ये z पावर 5 बन जाएगा। कोएफिशिएंट तो केवल इतना ही होगा। अब इसको बस आपने कैलकुलेट करना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 आता है और ये 12 आता है। कैंसिल करोगे तो 60 दे देगा आंसर। करेक्ट आंसर है इसका 60। तो इस तरीके से ट्राइनोमियल पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको बताया। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहले मैं आपको उसका थ्योरी बता देता हूँ और उसके बाद फिर अपन उस पर क्वेश्चन करके बताएंगे। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। अब जो आपने सबसे लास्ट में जो जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल के बाद जो जनरल फॉर्मूला लिखा था, उसमें आपने जनरल टर्म लिखी थी। और अब आपको उसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उस एक्सपांशन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा। So here we write the greatest coefficient in the given expansion. Moving on to page number 5, or here we write greatest coefficient, page number 5. इस एक्सपांशन में वी राइट द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। जैसे आपने पढ़ा था बाइनोमियल में, तो बाइनोमियल में जो मिडिल टर्म होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। और उसके बाद आपने ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आपको बताया था कि आप उसमें सबसे पहले m कैलकुलेट करते हो, विच इज मॉड r प्लस 1 अपॉन n इंटू r प्लस 1, और फिर देखते हैं कि m इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। ये बात आपको वहां बताई थी। बिल्कुल वैसे यहाँ पर आपको बता रहे हैं ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इस मल्टीनोमियल में। मल्टीनोमियल में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, देखिए ये मल्टीनोमियल है और इफ वी हैव टू राइट द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, तो आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें कि इट इज n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल रेज टू द पावर m माइनस r। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, m माइनस r और q प्लस 1 फैक्टोरियल, एक ज्यादा, इसका एक ज्यादा का फैक्टोरियल रेज टू द पावर। This is the greatest formula for greatest coefficient in multinomial. n फैक्टोरियल, अच्छा n तो आपको दिख ही रहा है, m भी आपको दिख रहा है कि कितने टर्म, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो m और n दोनों यहाँ से मिलेंगे
और अब इसमें Q और R क्या है? सो वेयर Q and R are quotient and remainder are respectively quotient and remainder when n is divided by n. जब इस n को आप m से डिवाइड करोगे तो n को m से डिवाइड करने के बाद आपको कोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो Q स्टैंड फॉर कोशिएंट एंड R स्टैंड फॉर रिमाइंडर। तो टोटल 4 बातें हैं। इंडेक्स आपको एक्सपांशन से मिलेगा, m कितने टर्म्स यहाँ पे दिए हैं एक्सपांशन से मिलेगा, और फिर जब आप n को m से डिवाइड करोगे तो आपको कोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा। तो Q और R वो कोशिएंट और रिमाइंडर। तो इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। तो हियर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। इसको ऐसे पूछा जाएगा आपसे, इन एक्सपांशन ऑफ x plus y plus z plus e power 15। इस एक्सपांशन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑप्शन में दे देता हूं पहले, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल पावर 3, फिर 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, या फिर नन ऑफ। तो जरा आप ट्राई करो, इसका आंसर करने की कोशिश करो। इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको दिया। ऊपर का फॉर्मूला देखो और आंसर करिए। कुणाल चेक करो, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल। अभी करेक्ट कुणाल अभी करेक्ट है, अंशु बनने करेक्ट। अर्णव यादव करेक्ट। अरमान करेक्ट है, वेरी गुड। यस सरोदे भी करेक्ट। संकेत उमरेडकर भी करेक्ट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू।
आपको एन एम आर और क्यू पहचानना है, फॉर्मूला में डाल देना, बस और कुछ नहीं करना। चलिए, बाकी लोगों का नहीं आ रहा तो देख लीजिए। तो देखिए 15 को जब आप 4 से डिवाइड, क्योंकि आपका एन 15 है और एम 4 है, एन का वैल्यू 15, एम का वैल्यू 4, और जब आप 4 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर भी 3। तो आपको एन एम आर तक की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर डाल दीजिए। तो देयरफॉर greatest coefficient is equals to n factorial मतलब 15 factorial divided by q factorial मतलब 3 factorial, उसके पावर m minus r मतलब, और से ज्यादा मतलब 4 factorial, उसके पावर r मतलब। this gives you 15 factorial upon 3 factorial और 4 factorial के पावर 3 इस सेकंड। तो बस आपको एन एम आर और क्यू पहचानना है, फॉर्मूला में डाल देना है, देन यू गेट द आंसर। ना टेक द स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, मल्टीनोमियल। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। तो देखिए फॉर्मूला नेक्स्ट। अब मान लो यू हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ a1 प्लस a2x a3x स्क्वायर और अप टू am x पावर m माइनस 1 होल पावर। अभी तक आप जो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल ले रहे थे, अब आपको बेस में यदि पॉलिनोमियल दिया, ये एक्स में पॉलिनोमियल है, धीरे धीरे एक्स की एक एक पावर बढ़ गई। यहाँ एक्स पावर 1 है, फिर एक्स पावर 2 है, फिर एक्स पावर 3 और एक्स पावर m माइनस 1। इस पर्टिकुलर एक्सपांशन में इफ यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने बाइनोमियल में टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x पावर बीटा होल पावर n। तो आप वो डायरेक्टली बता देते कि कौन सा टर्म होगा जो कि कांस्टेंट होगा या विदाउट एक्स होगा या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। कल भी अपन ने इसका बेस क्वेश्चन करे। अब वो बाइनोमियल था, ये मल्टीनोमियल है, और मल्टीनोमियल में इफ यू हैव टू फाइंड एक्स का पावर आर का, एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट कितना है, तो इफ वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर, बेस में बाइनोमियल, बेस में आपको एक पॉलिनोमियल दिया है इन एक्स, और इफ वी हैव टू राइट दिस एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है इट इज गिवन बाय सिग्मा इज सिग्मा, और ये सिग्मा कितनी बार लेना है ये आपको आगे खुलासा होगा। तो सिग्मा, बाकी बातें बिल्कुल सेम है जैसा आप लिखते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, क्योंकि m टर्म्स है यहाँ पर, r2 फैक्टोरियल और अप टू rm फैक्टोरियल। ये बात बिल्कुल प्रीवियस जैसी हमने पढ़ी थी वैसे ही है। और उसके बाद जो कोएफिशिएंट है a1 पे पावर r1 का है, बिल्कुल वैसी बात है, a2 पे पावर r2 और अप टू em पे पावर rm, इतने सब इस पे पावर लगा दीजिए। तो ये जो है ये दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r, और जो रिस्ट्रिक्शन है वेयर, वो इंपॉर्टेंट बड़ी बात है। एक तो आप ये जानते हो पहले से रिस्ट्रिक्शन, इन सभी का सम मतलब r1 प्लस r2 अप टू rm का सम इंडेक्स n के बराबर होना चाहिए। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ये है कि r2
प्लस 2r3 और अप टू m-1 rm, ये आपका बराबर आना चाहिए r के। r मतलब ये जिस भी पावर का कोएफिशिएंट पूछा है उससे कंपेयर करेंगे। r2 प्लस r3 प्लस 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 अप टू m-1 rm, इसकी वैल्यू जो है वो r के बराबर है। ये r क्या है, मान लो यहाँ पर x पावर 3 का कोएफिशिएंट पूछा है तो यहाँ पर 3 से कंपेयर करें। सो दिस इज दी फॉर्मूला। पूरी बातें बिल्कुल वैसे ही हैं, बस इसमें एक जो लाइन ऐड हुई है वो इतनी का। इसका यूटिलाइजेशन जब आप क्वेश्चन में करेंगे थोड़ा सा लेंदी होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी जाता है। मैं पूरा इस पे एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन अपन इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और ध्यान में आएगा कि तो ये जा कैसे रहा है। सर ये और एक बार बताना, क्या बोले? ये और एक बार समझाना। ये तो जो है ये पूरी बातें तो पहले भी हम लिखते आए हैं, बस इसमें एक बात जो ऐड हुई है वो ये वाली बात है कि जब आपको एक्स की कोई पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट, वहां पर हमने एक्स कोई पर्टिकुलर पावर नहीं लिखी थी, वहां पर आपने एक्स वाई जेड यदि 3 टर्म लिखे थे तो वहां पर ये पूछ लेते थे कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो ऑलरेडी ऐसा पूछते थे जहां पर उन तीनों पावर्स का सम इंडेक्स के बराबर आता था। वहां ऑलरेडी क्वेश्चन में वही कोएफिशिएंट पूछते थे जो कि जिनका सम इंडेक्स के बराबर आएगा। ठीक है, और बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको x की कोई भी पावर का कोएफिशिएंट पूछ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, आप ये पहले भी लिखते आए हो, बस हमने जब कोएफिशिएंट लिखा था तो सिग्मा का साइन नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर अब r1 r2 r3 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिग्मा अप्लाई करेंगे। आप क्वेश्चन में समझिए इसको और क्लियर होगा, आपको नहीं आएगा तो फिर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन, फर्स्ट वी टेक अ क्वेश्चन based upon this concept। जैसे ये है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें एक साथ पूछे। पहला तो ये है कि the number of terms containing x power 5, also find yes बाद में containing x power 5 in expansion of टू माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर। इंडेक्स आपको चेक करना है। आपके ऑप्शन है 3 4 5 लगाओ। ये है क्वेश्चन। तो आपको बताना है इस एक्सपेंशन में ऐसे कितने टर्म्स होंगे। आप ये जानते हो 6 का इंडेक्स है, और जब 6 का इंडेक्स है, ट्राइनोमियल है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 6 + 2c2 होंगे, मतलब 8c2 होंगे, और 8c2 का वैल्यू 28 आता है। मतलब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो 28 टर्म्स आएंगे। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इन 28 टर्म्स में कितने टर्म्स होंगे जो कि x पावर 5 को कंटेन करे हुए हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर व्हिच कंटेन्स x पावर 5। x पावर 5 को कंटेन करने वाले कितने टर्म, 3 टर्म होंगे, 4 टर्म होंगे कि 5 टर्म। टोटल टर्म्स आपको बता दिए कैसे कैलकुलेट करना है। हमारा इंडेक्स 6 का है, ट्राइनोमियल है, तो 6 + 2c2 मतलब 8c2, और 8c2 का वैल्यू आप कैलकुलेट करना जानते हो, उसको कैलकुलेट करिएगा तो 8c2 का वैल्यू 28 आता है। तो इस एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 28 है। अब इन 28 टर्म्स में हमको बताना है, एक तो तरीका ये है कि पूरा खोल के 28 टर्म्स लिखो और फिर सर्च करो x पावर 5 कितनी जगह पर। उसके लिए आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया वो पहचानने के लिए। और फिर जो टर्म आपके आएंगे, मान लो जैसे मेरा आंसर आया 4 या मेरा आंसर आया 5 टर्म, तो जो 5 टर्म होंगे उन 5 टर्म में x पावर 5 बनेगा, तो वो x पावर 5 सब में कॉमन आ जाएगा, तो बाकी सब कहलाएंगे उसके कोएफिशिएंट। तो आपको एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। दो क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, कितने टर्म्स होंगे जो x पावर 5 को कंटेन करे होंगे, और व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। तो मैं दोनों आपको करके बता रहा हूँ। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, आप जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको m की जगह पर 3 दिया है,
ट्राइनोमियल है, तो m बराबर कितना है, 3 टर्म्स है, और n जो है वो 6 है। m और n सबसे पहले निकाल लिया करो। तो अब अपन जानते हैं कि जो टर्म कंटेनिंग x पावर 5 है, तो सिग्मा इसलिए लगाया जाता है कि कितने टर्म्स आपसे पूछे। टर्म कंटेनिंग x पावर 5 निकालने के लिए आप सबसे पहले ये फॉर्मूला में इसकी वैल्यू डालेंगे। तो आप यहाँ देखोगे आपकी जो रिस्ट्रिक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, तो आएगा सिग्मा n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, कितने आर आएंगे यहाँ पर, 3 आएंगे, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें a1 मतलब आपको 2 लेना है, 2 पावर कितना होगा, r1, फिर a2 यहाँ -1 है, -1 पे पावर r2, और a3 यहाँ पर 3 है, 3 पावर r, और साथ में जब आप उसमें x वाली टर्म बनाओगे तो x वाली टर्म जो आप देखते हो यहाँ पर -x आएगा, तो x पे पावर r2 बनेगा, और यहाँ पर x पे पावर जो है 3x² है, तो 2r3 बनेगा। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शन आपने यहाँ लिखी है वो फुलफिल्ड होना चाहिए, वेयर r1 + r2 + r3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6, n के बराबर, n 6 है, इंडेक्स 6 का है, और साथ में r1 को छोड़ के r2 से शुरू करते हैं, r2 + 2r3, r2 + 2r3 का वैल्यू हमको कितना चाहिए, r, कितने का कोएफिशिएंट फाइंड करना, x पावर 5 का, इससे कंपेयर करेंगे। और एक बात और आप याद रखें, क्योंकि ये एनसीआर है, और एनसीआर डिफाइन केवल जो है वो नेचुरल नंबर के लिए होता है, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है, इसलिए सब पे रिस्ट्रिक्शन ये जो है वो ये है कि r1 r2 r3 इनमें से किसी का भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता और 6 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 इसका इंडेक्स है। आप जब एनसीआर लिखते हो तो उसमें लिखते हो कि r शुड नॉट बी ग्रेटर देन n, मतलब यदि मेरे को 3 में से बोला जाए कि 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब 3C4 इज मीनिंगलेस। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बराबर हो सकते हैं। मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 में से मैं 2 चूज कर सकता हूँ, 10 में से 3 कर सकता, 10 में से 4 कर सकता, 10 में से 5 कर सकता, 10 में से 10 कर सकता, लेकिन 10 में से 11 नहीं सिलेक्ट कर सकता। इसलिए एनसीआर जब लिखते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है कि आर शुड नॉट बी ग्रेटर देन एन। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि जितने भी r1 r2 r3 हैं वो कभी 6 से बड़े नहीं आएंगे, 6 आ सकते हैं या फिर 6 से छोटे आएंगे। ठीक है, सो ये 3 रिस्ट्रिक्शन है, इन 3 रिस्ट्रिक्शन से आपको निकालनी है r1 r2 r3 की कितनी कौन कौन सी वैल्यू है। इतनी बात में कोई डाउट है आपको पूछिए, क्योंकि अब मैं इसको रब करूंगा, तो इफ यू फेस सर एनी, हाँ बोलिए। सर R1 R2 और R3 का प्रोडक्ट 6 से बड़ा नहीं आएगा कि सम 6 से बड़ा नहीं आएगा? सम लिखा हुआ है, नहीं नहीं ये तो प्रोडक्ट नहीं है, कॉमा लगे हुए हैं, r1 कॉमा r2 कॉमा r3, मतलब इंडिविजुअली दे शुड नॉट बी मोर देन 6 एंड नॉट लेस देन 0, always lies between 0 and 6। इंडिविजुअल r1 r2 r3 का वैल्यू 0 या फिर 6 के बीच में हो सकता है, प्रोडक्ट नहीं लिखा, सम नहीं लिखा, कॉमा लिखे, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है कि r1 0 6 के बीच में होना चाहिए, r2 0 6 के बीच में होना चाहिए, r3 भी 0 6 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, now take the screenshot। अब मैं इसको निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। जब when you have to find the values of r1 r2 r3, जब आप r1 r2 r3 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपने बेसिकली एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेनी है, और इस तरीके से r1 r2 r3 चूज करने ताकि ये तीनों रिस्ट्रिक्शन फुलफिल्ड हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसमें मैंने r1 r2 r3 मेंशन किया। अब मैं एक एक करके इनकी वैल्यू डालूंगा।
और ऐसी वैल्यूज हमने चूज करनी है। यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेते हैं, कितनी वैल्यूज मिलेंगी, सीरियल नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी बन गए, 3 मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बनाया है। अब आप देखिए कि R1 का सबसे वैल्यू, पहले वैल्यू अपन 0 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं और 0 से 6 तक हो सकते हैं। तो मैं R1 का वैल्यू यदि 0 लेता हूँ, इफ वी टेक R1 0, तो अब मेरे पास ये R1 नहीं है, ये R2 है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यदि R1 को 0 ले लेता हूँ तो मेरे पास दो इक्वेशन बचे, R2 प्लस R3 6 और R2 प्लस 2R3 इक्वल्स टू 5। जब आप इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो R3 का वैल्यू -1 आएगा, तो R3 नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारी R1 की वैल्यू हम 0 नहीं हुई। R1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इफ वी टेक R1 0, तो हमारा जो R3 है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव तो कोई भी नहीं होगा, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते। तो हम अगले नंबर पे मूव करते हैं, R1 की जगह पर अपन 1 लेते हैं। इफ यू टेक R1 1, तो R1 को 1 डालोगे, 1 ट्रांसफर होगा तो 5 हो जाएगा, तो R2 प्लस R3 का वैल्यू 5, और यहाँ पर R2 प्लस 2R3 का वैल्यू भी 5 है। जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो R3 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और R3 0 है तो R2 का वैल्यू 5 आ जाएगा। देखिए ये R1 R2 R3 आ गए, इन तीनों का सम करके आप देखो 6 आता है। ये हमारी इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम R1 का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो R2 को मेरे को 5 और R3 को मेरे को 0 लेना पड़ेगा। अब आप इनका सम करके देख लो, 6 आएगा, इसमें डाल के देख लो, ये भी सेटिस्फाई होगा और ये भी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई होगा। इस तरीके से वी टेक R1 बराबर 1। नाउ वी टेक R1 का नेक्स्ट वैल्यू 2। R1 की जगह 2 डालते हैं। इफ यू टेक R1 2, तो R2 प्लस R3 4 हो जाएगा, और R2 प्लस 2R3 हमारे पास 5 है। जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो R3 की वैल्यू जो है वो 1 दे देगा, और R3 यदि 1 है तो R2 का वैल्यू जो है वो 3 है। नेक्स्ट ये वैल्यू आ गई 2 3 1। 2 3 1 आप देखो इसको सेटिस्फाई करता है। 2 3 1 का सम 6 आएगा। यहाँ पर R2 को 3 लोगे और इसको 1 लोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये अपनी R1 की वैल्यू 2 के लिए। नाउ वी टेक, व्हेन वी टेक R1 को 3, जब अपन R1 को 3 लेंगे तो 3 लोगे तो 3 ट्रांसफर होगा, 3 बचेगा, मतलब R2 प्लस R3 3 आएगा, और आपको R2 प्लस 2R3 5 दिया है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो R3 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और R3 को 2 डालोगे तो R2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 3 1 2 की नेक्स्ट वैल्यू। तो देखिए ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। अब आप इसके आगे कोई भी नंबर लोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। मैं आपको एक लेके बता देता हूँ, जैसे इफ यू टेक R1 बराबर 4, यदि मैं R1 को 4 देता हूँ, R1 को 4 लोगे तो R2 प्लस R3 2 आएगा, और अब आपके पास इक्वेशन है कि R2 प्लस 2R3 इज इक्वल टू 5। वैन भी सब्ट्रैक्ट, तो R3 बराबर मेरे पास 3 आ जाएगा, और R3 को 3 डालोगे तो R2 नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए अपन 4 नहीं ले सकते। ऐसे ही 5 और 6 लेके देखना, उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेगा। 3 वैल्यूज आती हैं R1 R2 की, R3 की ये वैल्यू है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। इस तरीके से ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे अपन। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। तो अभी तक मैंने क्या लिखा, ये जनरल टर्म लिखा, फिर जो हमारी रिस्ट्रिक्शन होती थी वो हमने लिख दी। अब इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाले R1 R2 R3 की वैल्यूज निकालनी है। निकालने के लिए आप क्या करते हो, R1 की वैल्यू से शुरुआत करोगे। मैंने R1 का वैल्यू 0 से शुरू करा है, 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ था, फिर मैं 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, लेकिन 4 5 6 के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। हमारे पास केवल 3 सेट ऑफ वैल्यूज आते हैं। यदि मैं R1 R2 R3 को ऐसा ले लूँ तो मेरे को x पावर 5 वाला कोएफिशिएंट मिलेगा, ऐसा ले लूं तो x पावर 5 मिलेगा, और ऐसा ले लूं तो भी x पावर 5 मिलेगा। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कितने टर्म्स होंगे जो x पावर 5 को कंटेन करने वाले होंगे, तो कितने टर्म्स होंगे, जितनी ये सीरियल नंबर मिलेंगे, कितने सीरियल नंबर मिले, 3। तो 3 टर्म्स होंगे
जो कि x पावर 5 को कंटेन करे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा C। सर और नहीं हो सकती क्या? क्या बोले? और टर्म्स नहीं हो सकते? नहीं, और टर्म आप देख लो ना कैलकुलेट करके। R1 की वैल्यू या R2 या R3 का वैल्यू 0 और 6 के बीच में ही रहना चाहिए। मैं पूरा कैलकुलेशन आपको करके बताया, 0 के लिए बताया, 1 के लिए बताया, 2 के लिए बताया, 3 के लिए बताया, 4 के लिए नहीं हो रहा था। ऐसे ही आप 5 डालोगे, R1 को 5 डाल दोगे तो R2 प्लस R3 1 हो जाएगा, और R2 प्लस R3 1 हो जाएगा तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R3 का वैल्यू 4 हो जाएगा, और 5 और 4 का सम ही 9 हो जाता है। लेकिन हमको R1 R2 R3 का सम 6 चाहिए, इसलिए अपन वो वैल्यू भी नहीं ले सकते 5, और ऐसे ही 6 डाल के देखोगे। जब 6 डालोगे तो ये खुद ही नेगेटिव हो जाएगा, 0 हो जाता है। R1 का वैल्यू 6 ले लोगे तो R2 प्लस R3 0 हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो R3 5 हो जाएगा। तो R1 6, R3 का वैल्यू 5, दोनों का ही सम 11 हो गया, जबकि हमको तीनों का सम टोटल 6 चाहिए। तो इसलिए 5 और 6 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होते, उसको आप करके देखिए। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी जाता है, लेकिन इसमें अपन को आंसर मिल गया 3। अब अपन को कोएफिशिएंट फाइंड करना था। अब आप देखो, जब इस एक्सपांशन में आप R1 की पहला सेट ऑफ वैल्यू डालोगे तो x पावर 5 बनेगा, दूसरा सेट ऑफ वैल्यू डालोगे तो x पावर 5 बनेगा, और तीसरा सेट ऑफ वैल्यू डालोगे तो x पावर 5 बनेगा। तो मैं तीनों डाल के कोएफिशिएंट निकाल के अब आपको बता रहा हूँ। लास्ट कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। now पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। अब नाउ हियर वी राइट रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट। जो आपको x पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछा था वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ। जैसे तो अपन को नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो 3 हमारा आंसर आ गया, बट मैं इसमें एक और बात आपको करके बता रहा हूँ कि x पावर 5 को कंटेन करने वाले 3 टर्म है, तो x पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना आएगा वो बताइए, तो वो मैं लिखता हूँ। देखिए, सॉल्यूशन का अगला जो पार्ट है वो ये है, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। क्या करोगे, एक एक करके सेट ऑफ वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। 6 फैक्टोरियल, मैंने R1 R2 R3 की ये वैल्यू ली, मतलब 1 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। फिर 2 पे पावर R1 मतलब 1, -1 पे पावर R2 और 3 पे पावर R3 प्लस, अब ये सेट ऑफ वैल्यू लेंगे 2 3 1। जब यहाँ पर 2 3 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 2 3 1 डाल दिए। 2 पे पावर, यहाँ पर 2 पे पावर R1 मतलब 2 आएगा, -1 पे पावर 3 आएगा और 3 पे पावर 1, और लास्ट सेट ऑफ वैल्यू आपका क्या है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 1, मतलब 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 पे पावर 3, -1 पे पावर 1 और 3 पे पावर, ये बनाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देन यू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 व्हिच इज -5052 आता है, ये कैलकुलेट करने के बाद। कैलकुलेट करोगे तो -5052 आएगा। मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मतलब 720 डिवाइडेड बाय 120, तो ये वैल्यू 6 देगा आपको। इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 आएगा, 6 पूजा 12 हो जाएगा, बाकी सब 1 आता है। तो इसकी जो वैल्यू है ये -12 आएगी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 720 डिवाइडेड बाय 12, 720 डिवाइडेड बाय 12 60 आएगा। तो ये आता है 60 इंटू 4 नेगेटिव साइन और इंटू 3 मतलब 12, तो 720 हो जाएगा। और ये भी नेगेटिव साइन देगा, ये फिर से 60 आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। ये 60 आता है, माइनस का ये 8 आएगा और ये 9 आएगा। तो 72 से मल्टीप्लाई करोगे
4320। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो -50.5। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। और इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो ये मल्टीनोमियल का इम्पोर्टेंट टाइप है। ये सबसे लास्ट में आपको बताया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ये लेंदी जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैलकुलेशन को बनाइए। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आप इसको रिवाइज करिए, कोई भी डाउट आता है तो उसको आप पूछ लीजिए। कल से अपन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। सर बोलो। सर हाँ सर अगर यहाँ पे इंडेक्स की पावर ज्यादा रहती, मतलब 10 वगैरह रहती, तो सर वैल्यूज बहुत बढ़ेंगे ना? हाँ, इसलिए ज्यादा नहीं देते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली देखो 28 टर्म आ गए। जब आपने यहाँ पर 6 इंडेक्स लिया तो 28 टर्म आ गए। जब आप 10 का इंडेक्स लेते तो 12C2 बनता, मतलब 12C2 बनता। 12C2 का वैल्यू 66 बनता, तो 66 टर्म बनते। तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है वहां पर जाके। इसलिए जो पावर है वो रिड्यूस करके या कम करके दी जाती है। यदि ट्राइनोमियल की तरफ बढ़ेंगे या मल्टीनोमियल की तरफ बढ़ेंगे तो इसलिए इंडेक्स थोड़ा सा कम दिया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म बहुत ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। और अभी तक आप ये पढ़ते थे कि इसके पहले वाले आपने थ्योरी में बाइनोमियल में ये पढ़ा कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एक ही टर्म होता था जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता था। बट इन दिस मल्टीनोमियल थ्योरम आप ये देख रहे हो कि देयर आर 3 टर्म विच कंटेनिंग एक्स पावर 5। इसलिए कैलकुलेशन वाइज ये लेंदी हो जाता है, इसलिए इंडेक्स कम देंगे आपको फाइनल एग्जाम में। ओके सर। चलिए बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज सर फिलहाल इतना। धन्यवाद। सर हाँ बोलो। सर टाइम क्या? सर कल की क्लास का टाइम? कल का क्लास का टाइम देखो, बाकी बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आया था उनका, ये सर इवनिंग में यही टाइम पे रखिए आप। बाकी अब कल क्लास में बच्चों को आने दो, तो कल अपन और डिसाइड कर लेंगे। कल आप 5 o'clock एंटर करिए। कल जब जितने बच्चे अपन को पता चल जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले कितने हैं। आज तो बाइनोमियल वाले आए थे, है ना? तो कल जो कॉम्प्लेक्स नंबर को करने वाले बच्चे आएंगे अपन उनके साथ डिस्कस कर लेंगे आपकी क्लास में। जो भी फिर सुटेबल होगा उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है कुणाल? सर सर क्योंकि मेरे इधर इधर इस वक्त नेटवर्क इशू हो जाता है। ठीक है, देखते हैं ना तो कुछ निकालते हैं अपन, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। ओके सर।